साल 2018 की बात है। हैदराबाद में नौकरी करने वाले 3 लड़के तय करते हैं कि वीकेंड पर रोड ट्रिप करेंगे। सलमान, आजम और अफरोज उस रोज 2 और दोस्तों के साथ हैदराबाद से हांडीकेरा के लिए निकले। हांडीकेरा कर्नाटक का एक सुंदर सा गांव है। उनका प्लान था कि हांडीकेरा में रिश्तेदारों से मिलेंगे और गांव के खूबसूरत तालाब के किनारे चिल करेंगे। वे अपने साथ फोल्डेबल कुर्सियां लेकर चले थे। रास्ते में उन्हें कुछ बच्चे दिखे। लड़कों के पास चॉकलेट्स थी और चलती गाड़ी से लड़कों ने बच्चों की ओर उन्हें फेंका कि वो कैच कर ले। थोड़ी ही दूर पर तालाब था। 5 लड़के तालाब के पास बैठकर सुस्ताने लगे। तभी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ उनके पास पहुंची और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लड़कों को पता नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या है। वे मारते हुए कहते थे कि यही बच्चा चोर है। 3 लड़के बड़ी मुश्किल से कार में बैठे और गाड़ी भगाने लगे। तब तक भीड़ के लोगों ने पड़ोसी गांव में फोन कर दिया कि 3 बच्चा चोर लाल गाड़ी में भागे हैं। तेजी से भागती गाड़ी एक गड्ढे में जा फंसी। इतने में एक नई भीड़ ने आकर लाठी, डंडों, चाकू, हंसिया और पत्थरों से गाड़ी पर हमला कर दिया। लड़कों को गाड़ी से बाहर घसीट कर निकाला गया और पीटा गया। जब तक पुलिस पहुंचती वे अधमरे हो चुके थे। मौके पर पहुंचा इकलौता पुलिसकर्मी गिड़गिड़ाता रहा कि लड़कों को छोड़ दिया जाए, मगर भीड़, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों थे, थमने का नाम नहीं ले रही थी। पुलिसकर्मी की एक टांग में मल्टीपल फ्रैक्चर हुए। 1 हफ्ते बाद हुई बातचीत में वो बीबीसी को बताता है, मैं उस दिन से सो नहीं पाया हूं। पूरे मसले की जांच में पता चलता है कि किसी ने लड़कों को बच्चों की ओर चॉकलेट फेंकते देखा था और नतीजा ये निकाला कि ये गाड़ी में उन्हें किडनैप करने आए हैं। ये बात 200 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर बताई गई और फिर जो हुआ वो नेशनल न्यूज का हिस्सा बन गया। एडमिन गिरफ्तार हुआ, कई ग्रुप्स डिलीट करवाए गए। लेकिन ये इकलौता वाकया नहीं था जब व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को किसी केस में गिरफ्तार किया गया हो। 2017 से 2020 के बीच इंडिया ने व्हाट्सएप मैसेजेस से फैली अफवाहों के चलते होने वाली लिंचिंग्स के चलते 23 मौतें देखी। कभी चोरी, कभी बच्चा चोरी, तो कभी महज संदिग्ध परिभाषित करते हुए लोगों को पीटा गया। कुल मिलाकर इन सालों के दरमियान लगभग 600 गिरफ्तारियां हुई और सबका नायक व्हाट्सएप था और पीड़ितों पर लगाए गए सभी आरोप झूठे थे। ये बात और है कि मास हिस्टीरिया और पैनिक किसी भी समाज के डीएनए में शामिल होते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उन्हें बस ईंधन की जरूरत होती है। व्हाट्सएप का दोष बस इतना था कि वो इन संदेशों का वाहक बना और इस तरह सरकार के साथ चलने वाली एक लंबी तनातनी में पार्टी बन गया। हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ब्रांड विदेशिया। एक ऐसा शो जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कहानी उन ब्रांड्स की जो है तो विदेशी, लेकिन इंडिया में उन्होंने नई पहचान पाई। इन ब्रांड्स ने इंडिया को और इंडिया ने इन ब्रांड्स को हमेशा के लिए बदल दिया। आज के एपिसोड में कहानी है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप को फाउंडर यान कूम एक यूक्रेनी यहूदी परिवार में 70 के दशक में पैदा हुए। उनके पिता कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करते थे और मां घर पर रहती थी। उस समय यूक्रेन पर रूस का कब्जा था। कम्युनिस्ट सरकार में आदमी जो भी करता, सरकार उस पर नजर रखती। यान कहते हैं, किसी भी इंसान को किसी और की बात सुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कम्युनिस्ट सरकार के कमजोर पड़ते ही यान की मां उन्हें लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गई। यहाँ उन्हें पनाह मिली, लेकिन पिता साथ नहीं गए थे। कुछ ही समय में पता चला कि मां को कैंसर है। लेकिन यान ने खुद को पढ़ाया, कॉलेज गए, मगर वो कॉलेज के लिए नहीं बने थे। पढ़ाई पूरी किए बगैर नौकरी शुरू कर दी। उन्होंने कोडिंग सीखी और याहू में उन्हें नौकरी मिली। याहू में यान को मिले ब्रायन एक्टन, जो उनके फाउंडर होने वाले थे। याहू की कई पॉलिसीज से दोनों असहमत रहते थे। दोनों ने नौकरी छोड़ दी और फेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त जकरबर्ग ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ साल बाद सैकड़ों करोड़ डॉलर लेकर वो इन दोनों का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। खैर, इस कहानी पर भी आएंगे। तो एक दिन फ्रिस्बी खेलते हुए ब्रायन और यान ने फैसला लिया कि एक मैसेजिंग ऐप बनाते हैं और अगले ही दिन उन्होंने कंपनी रजिस्टर करवा ली, जो कहलाई व्हाट्सएप इंक INC। यान कूम को अपना बचपन याद था, टोटलिटेरियन सरकार याद थी। उनके दिमाग में एक चीज साफ थी कि इस ऐप में प्राइवेसी को प्राथमिकता दी जाएगी, कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा और कोई विज्ञापन नहीं चलेंगे। व्हाट्सएप की शुरुआत फ्लॉप रही, लेकिन आईफोन ने व्हाट्सएप के दिन बदले। आईफोन में पुश नोटिफिकेशन भेजने की जगह व्हाट्सएप को मिली और धीरे धीरे व्हाट्सएप मार्केट पकड़ने लगा। व्हाट्सएप की बढ़ती ग्रोथ को देखकर सबसे पहले गूगल के कान खड़े हुए। उस वक्त गूगल ने अपने कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हेड नीरज अरोड़ा को बुलाया। नीरज का काम था नए और उभरते स्टार्टअप्स को खोज कर उन्हें एक्वायर करना। नीरज ने व्हाट्सएप को ईमेल किया तो हफ्ते भर बाद उन्हें ब्रायन ने मिलने के लिए बुलाया।
नीरज बताते हैं कि ब्रायन और यान एक छोटे से क्यूबिकल में काम कर रहे थे जिसे दफ्तर तो नहीं ही कहा जा सकता था। इस वक्त तक व्हाट्सएप के 1 करोड़ डाउनलोड भी नहीं थे। गूगल ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए $1 करोड़ ऑफर किए, लेकिन ब्रायन और यान नहीं माने। नीरज वापस गए, मालिकों से बात की, ऑफर को रिवाइज किया गया। इस बार गूगल ने $10 करोड़ ऑफर किए। एक छोटे से कमरे से चल रही कंपनी के लिए इतने पैसे बहुत होने चाहिए थे, लेकिन ब्रायन और यान ने कहा, हमने याहू किसी वजह से छोड़ा था, हम किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और इस तरह व्हाट्सएप के मालिकों ने गूगल जैसी बड़ी कंपनी को हल्के हाथ से कटा दिया। लेकिन इस वाकये ने नीरज अरोड़ा के मन पर ऐसी छाप छोड़ी कि उन्होंने तय कर लिया इस कंपनी में एक दिन काम जरूर करना है। आने वाले समय में अरोड़ा ने गूगल छोड़ व्हाट्सएप ज्वाइन भी किया। जिस वक्त अरोड़ा ने व्हाट्सएप ज्वाइन किया उस वक्त दुनिया में स्मार्टफोन क्रांति होने को थी। ऊपर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाने के लिए आपको एक फोन नंबर के सिवा कुछ नहीं चाहिए था। इससे मैसेजेस तुरंत जा सकते थे। उस वक्त इसमें कोई स्पैमिंग नहीं थी और सबसे बड़ी बात कि इसमें प्राइवेसी का वादा था। इसमें विज्ञापन नहीं थे, ये साफ सुथरा दिखता था और इससे मैसेज करना सहज था। स्मार्टफोन्स की बढ़ती संख्या के साथ व्हाट्सएप के डाउनलोड्स भी बढ़ने लगे। 20 करोड़ डाउनलोड्स के बाद ऐसा वक्त आया कि व्हाट्सएप के उस वक्त के ढांचे के लिए इसे मैनेज करना मुश्किल हो गया। तब व्हाट्सएप ने ऐप के लिए चार्ज करना शुरू किया, 99 सेंट्स प्रति साल। अनुमान था कि अब डाउनलोड्स कुछ कम होंगे क्योंकि तब तक दुनिया भर में लोग फेसबुक मैसेंजर इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन कंपनी को हैरानी तब हुई जब डाउनलोड्स नहीं रुके। कंपनी समझ चुकी थी कि लोग सहजता और प्राइवेसी से समझौता नहीं करना चाहते। नीरज अरोड़ा बताते हैं कि उस दौर में व्हाट्सएप दुनिया के 15 देशों में टॉप पेड ऐप बन चुका था। ये वो वक्त था जब व्हाट्सएप ने यूजर्स के मामले में ट्विटर को भी पीछे छोड़ दिया था। कमाल की बात तो यह है कि ये सब सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से हो रहा था। व्हाट्सएप के खाते कोई भी ऐसा एड कैंपेन उस वक्त नहीं था जिसका बड़ा चर्चा रहा हो। व्हाट्सएप की बढ़ती ग्रोथ के बाद उसे चीनी कंपनी टेंसेंट से $1000 करोड़ का ऑफर आया। इधर इसी बीच गूगल ने अपना तीसरा ऑफर तैयार कर लिया। लेकिन तब तक दुनिया में एक सोशल मीडिया किंग उभर चुका था जिसका नाम था मार्क जकरबर्ग। जकरबर्ग तब तक इंस्टाग्राम खरीद चुके थे। व्हाट्सएप ने फेसबुक मैसेंजर की ग्रोथ पर ग्रहण लगा दिया था। इससे पहले गूगल अपना ऑफर पेश करता, जकरबर्ग ने सेंध लगा दी। लेकिन फाउंडर्स को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्हें पता था कि फेसबुक का मॉडल डेटा कलेक्शन पर ही काम करता है, जिसकी इजाजत फाउंडर्स नहीं दे सकते थे। लेकिन जकरबर्ग ने सभी शर्तें मानकर ब्रायन और यान को चौंका दिया। 2014 में डील तय हुई $1900 करोड़ में। यह जकरबर्ग के लिए सबसे बड़ा एक्विजिशन होने वाला था, लेकिन ये पैसे खर्च करना शायद उन्हें कभी नहीं खलेगा। जकरबर्ग को व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में मिला। इंडिया जैसे देश में लोग तब एसएमएस के जरिए टेक्स्ट भेजते थे। एसएमएस सेवा महंगी थी, इसके लिए बाकायदा फोन में अलग से पैक डलवाना पड़ता था। मगर व्हाट्सएप मोबाइल डेटा पर चल सकता था, वाईफाई पर चल सकता था, बिना अतिरिक्त पैसे दिए। 2011-12 में इंडिया में 3G और स्मार्टफोन्स की लहर एक साथ आई। हालांकि जियो के आने तक मोबाइल फोन इंटरनेट एक प्रीमियम सर्विस ही थी, लेकिन व्हाट्सएप पर 2G भी सहजता से लोड हो जाता था। लेकिन एक दिक्कत थी, इंडिया जैसे देश में कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के पैसे नहीं देना चाहता था। एक्विजिशन के बाद जकरबर्ग सब्सक्रिप्शन खत्म कर चुके थे, लेकिन व्हाट्सएप पर अब रेवेन्यू कैसे आता? जकरबर्ग का प्रस्ताव था कि फेसबुक स्टेटस में एड्स चलाए जाएं, लेकिन ये बात यान और ब्रायन को नहीं भाई। एक एक कर दोनों ने फेसबुक को अलविदा कह दिया। जकरबर्ग को भी अपना संदेश मिल गया कि ये रेवेन्यू मॉडल काम नहीं करेगा। शायद उन्हें याद आया कि व्हाट्सएप को उन्होंने कमाई करने के लिए नहीं, बल्कि कंपटीशन खत्म करने के लिए एक्वायर किया था। इधर इंडिया में व्हाट्सएप लोगों के कल्चर में घुलने लगा था। ये उस एज ग्रुप तक भी पहुंच रहा था जिस तक फेसबुक और इंस्टाग्राम कभी नहीं पहुंच पाए थे, और जो लोग खुद को सोशल मीडिया से दूर रखते थे वो भी व्हाट्सएप से नहीं कतराते थे। ऑफिस ग्रुप हो, बच्चों के स्कूल का ग्रुप हो, फैमिली ग्रुप हो, सोसाइटी ग्रुप हो, हर तरह की जानकारी लोगों को व्हाट्सएप से मिल रही थी। 2020 में जब इंडिया ने कोविड का नया दौर देखा, व्हाट्सएप जरूरी मेडिकल जानकारी साझा करने का प्लेटफॉर्म बना, फिर चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की जानकारी हो या वैक्सीन की उपलब्धता की। अक्टूबर 4, 2021 को एक साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हो गए। दुनिया के लिए ये 6 घंटे क्या थे कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गए हैं, तो चलिए आज कोई और मैसेंजर ऐप इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इंडिया जैसे देश के लिए ये आउटेज लेकर आया 6 घंटे की बेचैनी। लोगों के ये घंटे नहीं कट रहे थे और व्यापारियों को घाटा हो रहा था। इंडिया में फिलहाल 1.5 करोड़ व्यापार व्हाट्सएप से चल रहे हैं और व्हाट्सएप इन व्यापारों की रीढ़ है।
ऐसा नहीं है कि इंडिया में इनका विकल्प उपलब्ध नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप जैसी सहजता और सर्कुलेशन व्यापारियों को कोई भी प्लेटफॉर्म देने में असमर्थ रहा है। जो छोटे व्यापारी खुद की ई-कॉमर्स साइट नहीं बना सकते या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के जरिए बेचने के टूल्स उनके पास नहीं है, वो भी व्हाट्सएप बिजनेस को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच व्हाट्सएप और अफवाहों का दामन मानो बैकग्राउंड में साथ चलता रहा। साल दर साल व्हाट्सएप पर चल रहे नफरती मैसेजेस पर लोग आसानी से भरोसा करते हैं। वजह जाहिर है, एक तो ये मैसेज हमारे ही अंदर दबी नफरत और भेदभाव को पोष रहे थे। जिस समुदाय के लिए पहले से मन में बायस हो, उसके नाम पर आई गलत खबरों पर भरोसा करना आसान हो जाता है। दूसरी वजह यह कि फेक न्यूज अपने आप में नई चीज थी, जिसे पता ही ना हो कि वीडियोस मॉर्फ हो सकते हैं या न्यूज के नाम पर चल रहे लिंक्स झूठे हो सकते हैं। वो खुद तक पहुंची हर जानकारी को सच मान लेते हैं। तीसरी वजह यह थी कि किसी को पता नहीं था कि इन संदेशों का सोर्स क्या है। लोगों को ये मैसेज अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों से मिल रहे थे, ऐसे लोग जिन पर वे भरोसा करते थे। व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए फैली अफवाहों और उससे हुई हिंसा के बाद व्हाट्सएप पर दबाव आया। जकरबर्ग से ग्लोबल मीडिया जवाब मांगने लगा। 2018 में व्हाट्सएप ने फेक न्यूज के खिलाफ अखबारों में विज्ञापन देने शुरू किए। साथ ही फेक न्यूज से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए नई रिसर्च फंड की। धीरे धीरे भारतीय मीडिया हाउसेस भी फेक न्यूज से लड़ने के लिए तमाम प्रोग्राम्स लेकर आने लगे। 2018 में ही व्हाट्सएप ने कुछ नए फीचर्स रोल आउट किए। व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट वॉक से हुई बातचीत में कहते हैं, हमने पाया कि इंफॉर्मेशन शेयर करना बेहद आसान है, इसलिए हमने फॉरवर्ड फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस किया। व्हाट्सएप की इस पॉलिसी के आने के बाद से इंडिया में कोई यूजर कोई भी मैसेज 5 लोगों से ज्यादा को नहीं भेज सकता था। लेकिन सरकार संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने व्हाट्सएप से कहा कि वो ऐसी सुविधा लाएं जिससे मैसेज के सोर्स को बैकट्रैक किया जा सके। व्हाट्सएप के सामने यहाँ नई परेशानी थी। प्राइवेसी का वादा देने वाले इस ऐप के मैसेज एन्क्रिप्टेड होते हैं और इन्हें कोई भी थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती। व्हाट्सएप ने मना कर दिया। लेकिन सरकार नया कानून लेकर आई, जिसके मुताबिक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकार की मांग पर किसी भी मैसेज का ओरिजिनल सोर्स बताना होगा। व्हाट्सएप की रीड ही उसका एन्क्रिप्शन है। लोग सिर्फ यहाँ मीम शेयर नहीं करते, वो अपनी सेंसिटिव जानकारी शेयर करते हैं, डॉक्टर से अपने बारे में प्राइवेट जानकारी शेयर करते हैं, रिलेशनशिप से जुड़ी चीजें शेयर करते हैं, पत्रकार अपने सोर्स शेयर करते हैं, कोई जॉब ऑफर हो या कोई पॉलिटिकल एक्सपोजे, उसका डिस्कशन व्हाट्सएप पर होता है। व्हाट्सएप के मुताबिक न सिर्फ ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ है, बल्कि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। 2021 में फेसबुक ने इस निर्देश के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। मामला आज भी कोर्ट में है। देश के इंटेलेक्चुअल इस मसले पर बटे हुए हैं। लोगों को यह भी डर है कि जो सरकार चीनी ऐप्स को एक झटके में बैन कर सकती है, क्या वो व्हाट्सएप पर भी बिजली गिरा सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। व्हाट्सएप के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया के लिए व्हाट्सएप सबसे जरूरी ऐप है। बीच में खड़ी सरकार और न्यायतंत्र इससे कैसे निपटेंगे, हम देखेंगे। आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट छोड़ें कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे योर स्टोरी की स्पेशल सीरीज ब्रांड विदेशिया का 5वां एपिसोड। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है मनोज। शुक्रिया।